ये स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर 3 जन पोषण तथा स्वास्थ्य उसके बारे में चर्चा करेंगे। यह चैप्टर आपका जो इकाई 2 चल रही है पोषण तथा आहार विज्ञान, उसी की श्रृंखला में है, जिससे पहले हमने निदानिक पोषण तथा आहारिकी के बारे में पढ़ा था। तो बेसिकली इसमें हमने क्या समझना है, पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जन पोषण का महत्व समझेंगे हम, फिर जन स्वास्थ्य का महत्व, और फिर पोषण समस्याओं का ज्ञान प्राप्त करेंगे। थर्ड नंबर पे उन कारकों को समझेंगे जो पोषण समस्याओं से संबंधित हैं, फिर पोषण के समाधान के लिए क्या कार्यनीतियाँ बनाई गई हैं, और अंत में महत्वपूर्ण पोषण संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए चल रहे कार्यक्रमों की जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हमें समझना है जन स्वास्थ्य क्या है। जन, बेसिकली अगर हम चैप्टर पे जाएं तो इसमें 3 शब्द आ रहे हैं, जन, पोषण और स्वास्थ्य। जन का मतलब जनता, लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि बहुत सारे लोगों को हम जन कहते हैं या जनता कहते हैं। पोषण हम इससे पहले वाली इकाई में भी डिस्कस कर चुके हैं, और स्वास्थ्य की परिभाषा भी आप सब लोग जानते हैं। तो इसमें जन स्वास्थ्य का अर्थ क्या है, सभी लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा और बढ़ावा देने के लिए समाज द्वारा किए गए सामूहिक प्रयास। बेसिकली जो गवर्नमेंट एफर्ट्स कर रही है ताकि जितने भी देश के लोग हैं सभी स्वस्थ रह सकें, तो वो आता है जन स्वास्थ्य। और जन स्वास्थ्य पोषण का लक्ष्य अल्पोषण और अतिपोषण दोनों की रोकथाम करना है तथा लोगों के अनुकूलतम पोषण स्तर को बनाए रखना है। अनुकूलतम पोषण स्तर क्या होगा कि जितना किसी व्यक्ति को अपनी हेल्थ मेंटेन करने के लिए पोषक तत्वों की मात्रा चाहिए। तो अब हम बेसिकली इसका महत्व के बारे में बात करेंगे। तो महत्व में बेसिकली हमने ये बताने की कोशिश की है कि 5 वर्ष से कम आयु के कम से कम 50% बच्चों की मृत्यु का कारण कुपोषण होता है। और हमारे देश में पोषण संबंधी समस्याओं के जो आंकड़े हैं वो खतरे का संकेत है। कैसे? जैसे कि पहले पॉइंट में मैंने आपको बताया कि भारत में जो 1/3 बच्चे हैं उनका जन्म के समय जो भार है वो 2.5 किलो से कम रहता है, यानी कि 2500 ग्राम से उनका भार जो है जन्म के समय कम मिलेगा आपको। सेकंड पॉइंट में मैंने बताया सामाजिक आर्थिक दृष्टि से जो कमज़ोर परिवार हैं उन परिवारों के बच्चों में भी जो वृद्धि की दर है वो स्लो है, और लगभग आधे बच्चे मध्यम और साधारण अल्प पोषण से ग्रसित हैं। थर्ड पॉइंट में हमने आपको बताया कि जो बच्चे और जो प्रौढ़ हैं वो भी मुख्य रूप से सूक्ष्म पोषक तत्व। अब सूक्ष्म पोषक तत्व क्या है, आपको 11वीं क्लास में याद होगा। तो हमने पोषक तत्वों के 2 प्रकार पढ़े थे, वृहद पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। वृहद में आपने ऊर्जा, प्रोटीन और फैट्स के बारे में पढ़ा था, और सूक्ष्म पोषक तत्वों में हमने मेनली विटामिन और खनिज लवण पढ़े थे। तो हमारे देश में ज़्यादा करके लौह तत्व, जिंक, विटामिन ए, आयोडीन, फॉलिक अम्ल और विटामिन B12 जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है। और यदि हम समय पर इन समस्याओं को नियंत्रित कर लें तो शारीरिक, मानसिक और संज्ञानात्मक विकास ठीक ढंग से होगा। और अगर हम नियंत्रित नहीं करेंगे तो यह विकास रुक जाएगा, और अगर यह सब विकास रुक जाएगा तो जीवन की उत्पादकता और गुणवत्ता पर भी प्रभाव पड़ेगा। और यदि हम कुपोषण का समाधान कर लें तो भारत के विकास और आर्थिक वृद्धि में सहायक हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि भारत में अधिकतर समस्या अल्पपोषण की है। कुपोषण जब हम कहते हैं तो वो अल्पपोषण हो गया, लेकिन इसके साथ साथ अतिपोषण भी बढ़ रहा है। अतिपोषण का क्या मतलब है? अतिपोषण का मतलब अगर आप साधारण शब्दों में समझें तो मोटापा, ठीक है, मतलब एक्सेस में खाना जो खा लेते हैं वो हो जाएगा। तो इसमें धीरे धीरे कुछ वर्षों में जो है अतिपोषण में जो है ज़्यादा वृद्धि आई है। इसके कई कारण हैं। इसका मेनली कारण तो आजकल का हमारा लाइफस्टाइल है, क्योंकि जो अब हम पैदल भी कम चलते हैं, घर के बाहर शारीरिक गतिविधियां भी कम करते हैं, और जो बच्चे हैं वो बाहर खेलने नहीं जाते हैं, और उनका जो आहार पद्धति है, खाने पीने का स्टाइल है, उसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं। जैसे कि तले खाद्य पदार्थ उनको ज़्यादा पसंद आने लगे हैं, और बर्गर, पिज़्ज़ा, बिस्किट, चॉकलेट, केक, पेस्ट्री, ये सब जो है ज़्यादा पसंद करते हैं, जिनकी वजह से जो है मोटापे की प्रॉब्लम हो सकती है। तो बेसिकली अब हमको ये बेसिक कंसेप्ट समझना है कि जो आहार विशेषज्ञ हैं या जो गवर्नमेंट है उनके सामने इन दोनों से, अल्पोषण और अतिपोषण दोनों से ही निपटने की जिम्मेवारी है। इसीलिए हम कहते हैं कि भारत कुपोषण का दोहरा भार उठा रहा है, यानी कि उसे अल्पोषण एज वेल एज कुपोषण दोनों से ही निपटना है। अब हम इसकी फॉर्मल डेफिनेशन पढ़ेंगे कि जन स्वास्थ्य पोषण क्या है। जन स्वास्थ्य पोषण
बेसिकली अध्ययन का वह क्षेत्र है जो अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने से संबंधित है। इस उद्देश्य के लिए यह पोषण संबंधी समस्याओं का समाधान करने वाली सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों द्वारा पोषण संबंधी समस्याओं का समाधान करता है। बेसिकली गवर्नमेंट जो है स्कीम्स निकालती है, पॉलिसीज़ बनाती है जो कि हेल्थ रिलेटेड होते हैं और लोगों की कुपोषण संबंधी समस्याएं कम हो उससे डील करने के लिए ये जो है नीतियाँ और कार्यक्रम चलाए जाते हैं। तो बेसिकली यही है हमारा जन स्वास्थ्य पोषण। इसमें हमने एक परिभाषा की है, इसमें एक परिभाषा और भी आई है कि समाज के संगठित प्रयासों द्वारा स्वास्थ्य को उन्नत करना और परिस्थितियों या रोगों की रोकथाम करते हुए जीवन अवधि को दीर्घ बनाने की कला और विज्ञान जन पोषण है। दैट मीन्स जब हम इन बीमारियों पे कंट्रोल कर लेंगे तो हमारी जो लाइफ लाइन है वो भी बढ़ जाएगी। तो इसे ही हम जन स्वास्थ्य पोषण कहते हैं। इसमें समुदाय क्या है, लोगों का ऐसा समूह जो कुछ जिनमें कुछ समानताएं विशेष पाई जाती हैं, जैसे कि एक ही भाषा या एक ही अगर वो एरिया में भी रहते हैं या एक ही गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। अब किसी भी समाज में खाली पोषण की समस्या ही नहीं है, आजकल और समस्याओं से भी समाज जूझ रहे हैं, जैसे कि साफ़ सफाई की कमी, सही पानी ना उपलब्ध होना, शौचालयों की कमी, ये सब भी। तो इसकी वजह से भारत में पोषण संबंधी क्या समस्याएं हैं हम उसको पढ़ेंगे। तो इसमें दो ब्रॉडली हैं। सबसे पहले प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण है, इसे हम PEM भी कहते हैं। PEM मतलब कि जब हम अपने भोज्य पदार्थों में कम मात्रा में ऊर्जा और प्रोटीन का ग्रहण करते हैं तो PEM हो जाता है। और बच्चों में ये खतरा ज़्यादा रहता है क्योंकि वो अवेयर नहीं होते, उन्हें खुद से तो पता नहीं कि मुझे प्रोटीन और ऊर्जा लेना है। और भोजन और ऊर्जा की कमी से होने वाले बीमारियों को हम मरासमस और क्वाशोरकर भी कहते हैं। ठीक है। देन इसके अलावा है सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी। सूक्ष्म पोषक तत्व में बेसिकली लोह तत्व, विटामिन ए, आयोडीन, जिंक, कैल्शियम और विटामिन डी आते हैं। इसको हम सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले लोह तत्व की कमी से अरक्तता यानी कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, IDA। ये बेसिकली तब होता है जब शरीर में हीमोग्लोबिन बनना काफ़ी कम हो जाता है, जिसके कारण जो है हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो जाता है। और हीमोग्लोबिन का स्तर कम होने से हम जो भी कार्य करते हैं तो हमारे को सांस फूलने लगती है उसमें, और हमारा जो है थोड़े से ही काम करने पे थकावट होने लगती है। और इसके अलावा लोह तत्व की कमी के कारण दिखाई देने वाले और जो संकेत हैं उसमें है कि पीलापन, आँख भी पीली पड़ जाती हैं, जीभ, नाखून और जो है ये भी सब पीले पड़ जाते हैं। और बच्चों में मतलब एकाग्रता की कमी रहती है, स्मरण शक्ति कम हो जाती है, ध्यान कम केंद्रित होता है, और ये सब जो सारी प्रॉब्लम लोह तत्व की कमी से हो जाती है। देन सेकेंड है आपका विटामिन ए की कमी। इसको हम विटामिन ए डेफिशिएंसी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो विटामिन ए है वो हमें अच्छी स्किन के लिए भी चाहिए और अच्छी नेत्र की रोशनी के लिए भी चाहिए। तो यदि अगर हम विटामिन ए सही मात्रा में कंज्यूम नहीं करते तो वृद्धि और रोग प्रतिरोधकता दोनों ही कम हो जाती हैं, और इसकी वजह से आंखों के रोग जो कि मेनली रतौंधी है वो हो जाता है, और जल्दी जल्दी बच्चे बीमार भी पड़ने लगते हैं। देन थर्ड है आपका आयोडीनहीनता विकार। आयोडीन की कमी, ये हमने रोग थोड़ा सा 11th में भी पढ़े थे। आयोडीन जो है बेसिकली हमारे शरीर में एक थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन है जो थायरॉयड ग्लैंड में जो है सिक्रीट होता है, और जब आयोडीन की कमी होती है तो ये जो है इसका सिक्रीशन कम हो जाता है और थायराइड जो ग्रंथि है वो फूल जाती है, और इसकी वजह से ग्वाइटर नाम की प्रॉब्लम हो जाती है। और आयोडीन की कमी से मानसिक मंदता और शारीरिक कमी भी जो है वो होने लगता है। देन हमारी गवर्नमेंट ने पोषण समस्याओं का सामना करने के लिए क्या कार्यनीतियाँ चलाई हैं। तो इसमें बेसिकली सबसे पहले राष्ट्रीय पोषण नीति है, नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम हम जिसे कहते हैं। इसमें जो है बेसिकली ये जो महिला और बाल विकास विभाग ने तैयार किया है, और कुपोषण की समस्याओं को कम किया जाता है इसमें। और इसका जो टारगेट ग्रुप है वो 0 से 6 साल के बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, दूध पिलाने वाली माताएं हैं, और जो है इसमें आवश्यक खाद्य, इसमें ये भी पॉइंट कंसिडर किया जाता है कि आवश्यक खाद्य पदार्थों का पुष्टिकरण हो और कम कीमत वाले पोषक पदार्थों का उत्पादन किया जाता है, और जो सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो रही है उस पर नियंत्रण जो है वो लाया जाता है। देन इसके अलावा जो हम इसमें और जो नीतियाँ जो गवर्नमेंट ने बनाई हैं उसमें और भी हैं, ये है
आहार तथा भोजन आधारित कार्यनीति और पोषण आधारित दृष्टिकोण। इसका मतलब आहार और भोजन आधारित कार्यनीति का मतलब है कि जो हमारे भोजन से हम जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली भोजन के माध्यम से जो है पोषणहीनता को कम करना, ठीक है। तो इसमें जो है कैसे किया जाता है, आहार में परिवर्तन करके पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा देके घर में जो है अच्छे फलों वगैरह का उत्पादन किया जाए उसके द्वारा। देन दूसरी है इसमें पोषण आधारित दृष्टिकोण। इसका मतलब है कि पोषक पदार्थों को देकर जो है भोजन में मिला दिए जाएं वो, और उससे जो है पोषण संबंधी प्रॉब्लम को एड्रेस किया जाए। जैसे कि आपको स्कूलों में जो वीकली आपको लोह आयरन की गोली दी जाती है और विटामिन ए की भी गोलियां दी जाती हैं, वो इसलिए कि अगर जो आप डाइट के द्वारा, भोजन के द्वारा जो है लोह तत्व की कमी पूरी नहीं हो पा रही, तो गोलियों के माध्यम से या दवाइयों के माध्यम से उसको पूरा किया जाता है। इसके अलावा भी हमारे देश में और कार्यक्रम चल रहे हैं। एकीकृत बाल विकास योजनाएं, पोषणहीनता नियंत्रण कार्यक्रम, आहार पूरक कार्यक्रम, भोजन सुरक्षा कार्यक्रम, स्वरोजगार, वेतनिक रोजगार योजनाएं, ये सब भी जो है हमारे गवर्नमेंट ने चलाई हैं, तो वो सब भी इसमें है। फिर जो इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है स्वास्थ्य देखभाल। तो जो नागरिकों की जो है हेल्थ का ध्यान रखना, ये भी हर गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है। तो इसमें हमारी सरकार जो 3 स्तर पे स्वास्थ्य देखभाल प्रोवाइड कराती है, प्रथम प्राथमिक स्तर, द्वितीय स्तर और तृतीय स्तर। प्राथमिक स्तर बेसिकली जो आपका प्राथमिक सेवा केंद्रों में जो भी सुविधाएं दी जाती हैं वो, और द्वितीय में आपके जो अस्पताल, जिला हॉस्पिटल और स्वास्थ्य केंद्र आते हैं वो, और थर्ड लेवल यानी कि जिसका उपचार प्रथम और सेकंड लेवल पर नहीं हो पाता, वो थर्ड लेवल वाली स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में जाता है। और इसमें बेसिकली आपके मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल, क्षेत्रीय अस्पताल और अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान यानी कि एम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वो इसके अंडर कवर किए जाते हैं। अब है जन पोषण विशेषज्ञ की भूमिका। तो इसमें पोषण स्वास्थ्य का जो पोषण है उसी से हमारा स्वास्थ्य जो है अच्छा बना रहेगा, और जो जन पोषण विशेषज्ञ है उसे सामुदायिक पोषण विशेषज्ञ भी कहते हैं, क्योंकि वो कई क्षेत्रों में प्रशिक्षित होता है। यानी कि उसे समाज का भी पता होता है, उसे इकोनॉमी का भी पता होता है, उसे न्यूट्रिशन का भी ज्ञान होता है। तो वो किन परिस्थितियों में कार्य कर सकता है, ये कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे कि अस्पतालों द्वारा रोकथाम तथा शिक्षा के लिए चलाए जाने वाले कार्यक्रमों में भाग लेकर, फिर राष्ट्रीय समेकित बाल विकास सेवाओं में भाग लेके, फिर सरकारी स्तर पर परामर्शदाता के रूप में, सरकार के सारे विकासात्मक कार्यक्रमों में कार्य करने के रूप में, और पोषण विशेषज्ञ या स्कूल में स्वास्थ्य परामर्शदाता के रूप में भी वो कार्य कर सकता है। तो इस लेसन में इतना ही है, और इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, आप इसे रीड कर लेना और इसके आंसर्स इसी में ढूंढने की कोशिश करना। इसके अलावा जो आपको PDF दिया है वो भी आप देख सकते हैं। और मैंने एक फिर गतिविधि आपको दी है इसमें कि आपको ऐसा व्यंजन की योजना बनानी है। हर स्टूडेंट को कोई एक चूज़ कर लेना इन सब में से, या तो ऐसा व्यंजन बनाना है आपको जो ऊर्जा और प्रोटीन में रिच हो, या जो लोह तत्व में, या जो विटामिन ए में, या कैल्शियम में। जब हमारा स्कूल खुलेगा तो ये आपका प्रैक्टिकल रहेगा, वो हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।